नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे हमारे सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन से बड़े खुश है। उन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता को बचाए रखा। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने कांग्रेस की सरकार को पलट दिया। अब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आएंगी। 5 राज्यों में कांग्रेस भी लड़ी, लेकिन कांग्रेस एक ही राज्य में अपना परचम लहरा पाई। अब रेवंत रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर होंगे। इन प्रदर्शनों के जो आंकड़े आए हैं उनके बाद इस सवाल पर खूब बहस हो रही है कि क्या कांग्रेस अब वो पार्टी रह गई है जो पिवट बने इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस का क्या होगा? इंडिया अलायंस के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उसके घटक दल हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनके आलोक में अब इस कोalition का भविष्य क्या देखा जाए, इसी सवाल पर बात होगी आज दी ललन टॉप शो की बड़ी खबर में। लेकिन पहले हम आपको राजस्थान में हुई एक बड़ी आपराधिक वारदात के बारे में बताना चाहते हैं। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना जयपुर में हुई। जानकारी के मुताबिक 5 दिसंबर के दोपहर करीब 1:30 बजे के करीब 2 हमलावर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर पहुंचे और कुछ देर बाद उन पर गोलियां दागने लगे। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद भी हुई है। इस हमले में गोगामेड़ी के एक सहायक अजीत सिंह बुरी तरह घायल हुए हैं। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के मुताबिक एक हमलावर की पहचान हो गई है। इस बाबत और क्या पता चला, आप उनसे सुनिए। फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो हम जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या से उपजी नाराजगी सामने आने भी लगी है। घटना का विरोध जाहिर करने के लिए चूरू में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सरकारी बसों में तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई हैं। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर पर हम विस्तार से चर्चा करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनाना चाहते हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। ये बयान इंडिया अलायंस की बेंगलुरु बैठक के बाद का है, जब पार्टियां केंद्र की एनडीए गठबंधन के खिलाफ एकजुट हो रही थीं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ये सारी गोलबंदी चल रही थी। राज्यों में असहमतियों के बावजूद पार्टियों के सुर मिलने से लगे थे, ऐसा कम से कम उनके बयानों से लगता था। कहा गया कि जल्द ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बैठकें होंगी। जुलाई में जब बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई, वहां उन्होंने नारा दिया, यूनाइटेड वी स्टैंड, यानी हम साथ खड़े हैं। इसके बाद मुंबई में तीसरी औपचारिक बैठक हुई, वहां उन्होंने नारा दिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। इनमें से 3 राज्यों में कांग्रेस को बहुत बुरी हार मिली है। इनमें से 2 राज्यों में कांग्रेस सरकार से बाहर हो गई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन राज्यों के नाम हैं। पार्टी को सिर्फ तेलंगाना में सफलता मिली बीआरएस को हराकर। इसके बाद इंडिया गठबंधन में कई दलों के सुर बिगड़ने लगे हैं। कई नेताओं ने सीधे सीधे कांग्रेस पर सवाल उठा दिया है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इन चुनावों को लोकसभा चुनाव से पहले एक प्रैक्टिस मैच माना जा रहा था, सेमीफाइनल कहना चाहिए। राजनीतिक दलों को करीब से जानने वाले एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि गठबंधन का आधार अब हिल सा गया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी आने लगा है। 6 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक होनी थी, लेकिन अब ये मीटिंग टल गई है। कांग्रेस का कहना है कि अब दिसंबर के तीसरे हफ्ते में मीटिंग होगी। तारीख तय नहीं की गई है।
मीटिंग स्थगित होने के पीछे और कोई वजह भी नहीं बताई गई। कई नेताओं ने इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। हालांकि कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने 4 दिसंबर को कहा था कि ये एक अनौपचारिक बैठक है, यानी उस तरह की बैठक नहीं है जैसे कि बेंगलोर या पटना में हुई थी या मुंबई में हुई बाद में। अब जानिए कि विपक्षी नेताओं ने इस 6 दिसंबर की बैठक के बारे में कहा क्या क्या। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मीडिया वालों ने जब पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे इस बारे में किसी ने बताया नहीं, न ही मुझे इससे जुड़ी कोई जानकारी दी गई। 6 से 7 दिसंबर को उत्तर बंगाल में मेरे कुछ कार्यक्रम तय हैं। अगर इस बैठक के बारे में मुझे जानकारी होती तो मैं बंगाल में पूर्व निर्धारित अपने कार्यक्रम में नहीं जाती। इसी तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर भी यही जानकारी आई। पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने पीटीआई को बताया कि अखिलेश यादव का मीटिंग में जाने का कोई प्लान नहीं है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मिचांग चक्रवात के कारण प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, उनके स्टेट में आपदा आई हुई है। पार्टी सूत्रों से जानकारी यही आई कि जब इन नेताओं ने बैठक में आने से मना किया या असमर्थता जताई तो मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। इंडिया अलायंस की 6 दिसंबर की बैठक में क्या होने वाला था, इसका कोई आधिकारिक एजेंडा प्रेस के सामने नहीं है। अब कांग्रेस नेता और कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने बताया कि 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस में शामिल संसदीय दल के नेताओं की बैठक हो सकती है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ही होगी। इसके बाद पार्टी प्रमुखों की बैठक दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी, जब सभी एक तारीख पर उपलब्ध रहेंगे। अब सवाल ये है कि क्या इस बैठक के बारे में वाकई विपक्षी नेताओं को पता नहीं था, जैसा कि ममता बनर्जी दावा कर रही हैं? सुनिए कांग्रेस पार्टी को कवर करने वाले पत्रकार आदेश रावल क्या कह रहे हैं इस विषय में। देखिए, इसमें एक तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है कि आपके अलायंस के साथ आपकी बैठक होनी है और आपको उनसे पहले ऑफ रिकॉर्ड बात करनी चाहिए थी और उसके बाद आप उस तारीख की घोषणा करते कि आप हमारी सबसे बात हो गई है। तो जो लोग कांग्रेस के बिहाफ पे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, ये उन लोगों की गलती है कि आपने पहले उनसे बात क्यों नहीं की। उन्होंने हाँ भर दी थी, अगर हाँ नहीं की थी तब क्या स्थिति बनती और हाँ करते तब क्या स्थिति बनती। अब आपके अलायंस का लोग मखौल उड़ा रहे हैं कि हाँ ये कैसा अलायंस है कि आपने एक पार्टी ने एक तारीख दी और बाकी 4 अलायंस ने मना कर दिया। तो इट मींस देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो जब आपके पास एक स्पेशल कोऑर्डिनेशन टीम है, सभी का आपने ग्रुप बनाया हुआ है, वो सब लोग बैठ के चर्चा करते हैं, वो लोग अपनी अपनी पार्टी के मुखिया से बात करते हैं कि हम इस डेट पे ये चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जब बड़े मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री इस बात से इनकार कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे चर्चा नहीं की आपने। तो यही जो भूल बार बार कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसी का खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, जिसका पहला परिणाम ये आया है कि 6 तारीख की आपके अलायंस आपकी मीटिंग में आने को राजी नहीं है। अब कांग्रेस को ये कहना पड़ा कि मीटिंग तीसरे हफ्ते में होगी, लेकिन तारीख अभी तय नहीं हुई है। बेसिकली तारीख तय है, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि नहीं, हम उनसे पूछ के करेंगे। अब अलायंस की बैठक तो हो नहीं रही, लेकिन इससे पहले आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पहुंचे। हालांकि ये खबर बाहर नहीं आई कि अंदर बातचीत क्या हुई दोनों नेताओं के बीच। इसी बीच एक चर्चा राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर भी होने लगी। 8 दिसंबर से वो इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम की यात्रा पर होंगे। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ने इंडिया टुडे में लिखा है कि दबी आवाज़ में इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी के इस दौरे की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे। नेताओं का कहना है कि जब संसद सत्र चल रहा है और 3 राज्यों में चुनाव में हार मिली है तो उन्हें पार्टी अध्यक्ष के साथ खड़े होना चाहिए। राज्यों में नेतृत्व को कड़े निर्देश देने चाहिए। हालांकि उनका यह दौरा पहले से तय था, इसलिए इस पर सवाल उठाना माकूल लगता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में हार के लिए सहयोगी सीधे सीधे कांग्रेस को कोस रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस हो या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। प्रवक्ता केसी त्यागी ने तो सीधा आरोप लगा दिया कि इन चुनावों में विपक्ष के तौर पर इंडिया गठबंधन कहीं था ही नहीं। ये उनके शब्द हैं। त्यागी ने मीडिया के सामने ये भी दावा किया कि चुनाव के दौरान भोपाल में इंडिया गठबंधन की एक रैली होनी थी, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने मना किया। इसी तरह शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली, उसने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इंडिया के सिद्धांतों का पालन नहीं किया, गठबंधन वाला इंडिया।
पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी जैसे गठबंधन के सहयोगियों की उपेक्षा की। मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव पहले ही नाराजगी जाहिर कर चुके हैं पब्लिकली। दरअसल समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी उसके लिए कुछ सीटें जरूर छोड़ेगी। नंबर क्या होगा अलग बात है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अखिलेश यादव ने कहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से उनकी बात हुई थी, लेकिन पार्टी मुकर गई। अखिलेश ने यहां तक दावा किया था कि अगर उन्हें पता होता कि विधानसभा स्तर पर इंडिया का कोई गठबंधन नहीं है तो वो उनसे मिलने ही नहीं जाते। ये तल्खियां किस हद तक बढ़ गई थी, इस बात का अंदाजा कमलनाथ के उस बयान से होता है जो उन्होंने 20 अक्टूबर को दिया था। मीडिया ने जब उनसे अखिलेश के इल्जाम को लेकर सफाई मांगी तो जवाब में उन्होंने जो कहा था आप कमलनाथ से ही सुन लीजिए। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे अरे भाई छोड़ो अखिलेश। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बयानबाजियों का स्तर यहां तक पहुंच गया था कि अखिलेश ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को चिरकुट नेता तक कह दिया था। मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। इस तरीके से वाम दल ने भी अब कांग्रेस को घेरा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस ने लालची रवैया दिखाया। उनका कहना है कि बीजेपी के खिलाफ सबको एक साथ लाने के बदले कांग्रेस ने सब कुछ अपने हाथ में रखकर दबदबा बनाने की कोशिश की और चुनाव के नतीजे इसी बात का परिणाम है। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस की आलोचना कितनी जायज़ है, ये हमने रशीद किदवई से भी पूछा। आप उनका जवाब सुनिए। देखिए, आलोचना क्यों, ये बहुत जटिल प्रश्न है और उसका कोई आसान उत्तर नहीं है, लेकिन एक ऐतिहासिक एक पृष्ठभूमि है। देखिए, आज जो देश में अधिकांश राजनीतिक दल हैं वो विचारधारा के हिसाब से तो भाजपा या जो जनसंघ की पृष्ठभूमि से आए उनको अगर छोड़ दें तो कहीं ना कहीं उनका सिरा जो है वो कांग्रेस से ही आके मिलता है, मतलब सहयोगी के रूप में, या उनकी जो था जन्म जो था वो कांग्रेस से टूट के अलग होकर के हुआ। और ये तमाम उसमें जितनी समाजवादी पार्टियां हैं, जो जनता पार्टी से फूट किया है, जनता पार्टी भी क्या थी, वो अधिकांश कांग्रेस दलों का, कांग्रेस से टूटे हुए व्यक्तियों का और लोगों का जन्म था। एक तो एक कांग्रेस के पास एक ये ऐतिहासिक एक बैगेज, एक बोझ है उनके पीठ के ऊपर, कि उनको लोग यही देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस हमसे उल्लू सीधा करके वो आगे हो जाए। दरअसल कांग्रेस में भी एक नेतृत्व की और संवाद की कमी है। मतलब कहने को मल्लिकार्जुन खड़गे एक जो दलित हैं और एक बड़े सुलझा हुआ उनका व्यक्तित्व है, वो कांग्रेस अध्यक्ष है, लेकिन वो राजनीतिक रूप से हर तरह का फैसला लेने में सक्षम नहीं है। ये व्यवहारिक बात है कि वो काफी कुछ राजनीतिक रूप से आश्रित है नेहरू गांधी परिवार के ऊपर, जिसके भी 3 सदस्य हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। तीनों जो है व्यक्ति जो गांधी परिवार के हैं उनकी एक जैसी सोच है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। सोनिया गांधी का आकलन और काम करने का तरीका राहुल गांधी से बहुत भिन्न है। तो ये तमाम बातें होती हैं और ये तमाम लोग जो हैं जो राहुल गांधी से खास तौर से, जितने भी, चाहे वो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की, जेडीयू की बात की, सब लोग राहुल गांधी के जो एक उनका स्पष्ट बात करना तो अच्छी बात होती है, लेकिन कुछ राहुल गांधी उसमें जिसे हम कहते हैं कि जो एक लक्ष्मण रेखा होती है जो गठबंधन की या शिष्टाचार की, वो लांग जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, व्यवहारिक समस्या है, बहुत ज्यादा है। देखिए, कांग्रेस ने अभी तक, मतलब जो इंडिया अलायंस ने अपना कोई कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया, उसका कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई कांग्रेस में खुद भी राहुल गांधी के पास में सोनिया गांधी, प्रियंका का कोई पॉलिटिकल सचिव नहीं है कि लोग बात करें तो किससे करें। तो अंधेरे में तीर मारा जाता है तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर के, विचलित होकर, परेशान होकर एक तरीके का अपना मतलब अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए बयान करते हैं। देखिए, मैं इसको ऐसे कहूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी से गलती हुई है। दरअसल जब अलायंस हो रहा था पहले उनको इस बात क्लियर करनी चाहिए थी कि हमारा जो अलायंस है विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, हमारा अलायंस जो लोकसभा चुनाव तक सीमित है। दूसरा, इन्होंने मुंबई की जो लास्ट बैठक हुई उसके बाद, ये 5 राज्यों के चुनाव है, उसके बाद से इन्होंने कोई भी बैठक, कोई भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की अपने विपक्ष के साथियों के साथ। चाहे सिंबॉलिकली ही करते, मान लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी व्यस्त हैं, तो कोई कमेटी गठित कर देते जो पीछे से बैकडोर में सीट शेयरिंग को लेके या बाकी और 10 काम होते हैं इतने बड़े अलायंस में, उनको लेके बैठ के करते रहते हैं और सिंबॉलिकली एक मैसेज जाता कि नहीं, कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ छोड़ा नहीं है और वो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अपना अपना जो कर्तव्य है उसको अच्छे से निभा रही है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको बिल्कुल ही 5 राज्यों पे फोकस कर दिया और एक भी बैठक नहीं हुई। अलायंस को ये कहना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी जो है थोड़ा सा अहंकार में आती है। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ये लगता होगा, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि कांग्रेस को उम्मीद थी कि इन 5 में से कम 3 राज्य वो जीत जाएंगे। नतीजे बिल्कुल विपरीत आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको इस बात का आभास होगा कि अगर हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा तो हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। लेकिन अब आज की स्थिति में अब आपके पास सिर्फ तेलंगाना है, कर्नाटका है और हिमाचल प्रदेश है। तो आपकी जो बार्गेनिंग पावर है वो घट के बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो जो चीज एक्सपेक्ट की थी कांग्रेस ने उसके विपरीत नतीजे आए और मुझे लगता है कि अब जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो अब जैसा रवैया कांग्रेस का रहा है वैसा रवैया इन अलायंस का भी रहेगा। और उन्होंने ये दिखा दिया कि 6 तारीख को आपने बैठक बुलाई थी और नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, अखिलेश यादव, इन्होंने कहा कि हम तो व्यस्त हैं, आपने तो हमसे पहले पूछा ही नहीं। तो बेसिकली ये क्या है, ये कांग्रेस को भी विपक्षी पार्टियां यानी जो उनके साथी सहयोगी हैं वो एहसास करा रहे हैं कि भले ही आप सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन सारे फैसले आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। विपक्षी दलों के बीच इन कड़वाहटों के बाद ये चर्चा चलने लगी कि अलायंस लोकसभा चुनाव से पहले ही बिखर सकता है, इंडिया अलायंस। दर्शक जानते ही हैं कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों का कुछ महीने पहले पटना में जुटान हुआ। जून में हुई इस बैठक में 15 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था। फिर एक महीने बाद जुलाई में 26 दल बैंगलोर में इकट्ठा हुए। इसी बैठक में गठबंधन का नाम तय हुआ, इंडिया INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। हिंदी में कहें तो भारतीय राष्ट्रीय उन्नतिशील समावेशी गठबंधन। पहले कांग्रेस के नेतृत्व में इसी गठबंधन को UPA कहा जाता था। बेंगलुरु वाली बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अधिकतर नेताओं ने दावा किया था कि वो देश बचाने, संविधान बचाने, धर्मनिरपेक्षता को बचाने, इन सारी चीज़ों के लिए साथ आए हैं। इंडिया की उस बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस से लड़ाई सत्ता हासिल करने के लिए नहीं लड़ रही और उसकी प्रधानमंत्री पद या सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी दलों से आपसी मतभेद किनारे रख आगे बढ़ने की अपील भी की थी। कहा कि युवाओं, किसानों, गरीबों के लिए हमने मतभेदों को पीछे छोड़ा है, छोड़ना होगा। लेकिन अब विपक्षी दलों ने कांग्रेस पर एक बार फिर वर्चस्व बनाने का इल्ज़ाम लगाया। ये आरोप कितना सही है, ये समझने के लिए हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, लीडर ही नहीं है एक, यही तो उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। वहां इतना मजबूत लीडर है, लोकप्रिय लीडर है, और जिसको लोग, जो मोदी का है एक भरोसा है, जो कि कहा ना मोदी की गारंटी, उसको लोग मान रहे हैं, एक भरोसा है, ट्रस्ट की बात है। तो वहां वो है पिक्चर, और यहाँ लीडर नहीं, वो एक कमजोरी है। लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में नेता ना होने, क्लियर नेता ना होने के बावजूद आपका नैरेटिव क्लियर होना और 1-on-1 कॉन्टेस्ट 400 सीटों में करना, असली कोर मुद्दा तो वो है, अगर कर पाएंगे कि नहीं, या आपके ईगोज और सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ टफ बैटल्स ये आड़े हाथ आएंगे। ये तो कांग्रेस के नेताओं को भी तय करना होगा और रीजनल पार्टीज के नेताओं को भी तय करना होगा कितने सीरियस हैं वो इसके बारे में। पार्टियों के बीच के झगड़े एक तरफ हैं, आलोचक तो ये भी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन अपने फैसलों के प्रति ढीला रवैया अपनाता रहा है। जुलाई की बैठक के बाद इस गठबंधन की आखिरी मीटिंग 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुई थी। इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। एक समन्वय समिति बनाने की घोषणा हुई। इसमें अलग अलग दलों के 14 सदस्य हैं। इस बैठक में कहा गया कि जल्दी सीट शेयरिंग फैसला ले लिया जाएगा। मुंबई बैठक के बाद विपक्षी दलों ने एक बयान जारी किया। कहा, इंडिया से जुड़ी सारी पार्टियां आने वाले लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ेंगी। जहां तक मुमकिन होगा राज्यों में सीट बांटने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी और इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना है। इससे जुड़े फैसले एक साथ लिए जाएंगे, ऐसा कहा गया। सितंबर के तीसरे हफ्ते से देश के अलग अलग हिस्सों में रैली करना शुरू कर देंगे। इस दौरान लोगों से जुड़े ज़रूरी मुद्दों को जनता तक पहुँचाया जाएगा, ये अलायंस ने कहा। लेकिन मुंबई के बाद गठबंधन की कोई बैठक ही नहीं हुई, न ही कोई रैली हुई। इस बीच कई थ्योरी सामने आई। कहा गया कि कांग्रेस विधानसभा चुनावों के नतीजों का इंतजार कर रही थी। पार्टी को उम्मीद थी कि हिंदी पट्टी के 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत मिलेगी। जीत मिलती तो जाहिर सी बात है कांग्रेस नेगोशिएशन टेबल पर मजबूत होती। कई जानकार भी कहते हैं कि कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर लचीली नहीं होना चाहती थी। ऐसे में सवाल है कि क्या मौजूदा रस्साकशी के बाद सीट बंटवारे में भी कोई लड़ाई हो जाएगी और इंडिया अलायंस क्या बिखर जाएगा? सुनिए नीरजा चौधरी क्या मानती हैं। जो काम है ना बिहाइंड द सीन्स,
जो बहुत पेंस टेकिंग काम होता है, पेशेंस का काम होता है, तो वो क्या इंडिया अलायंस ने किया है? किसने किनको अपॉइंट किया है कि वो लोग ये काम करेंगे? जब डिफरेंसेस आते हैं तो कैसे आयन आउट होंगे? और ये सीनियर लोगों को होना पड़ेगा जिनकी बाकी पार्टियां सुने। तो मुझे लगता अब जैसे कि आ रहा है कि ममता बनर्जी नहीं आ सकती, अखिलेश नहीं आ सकते, स्टालिन की तो बहुत ही वाजिब प्रॉब्लम है, तो स्थगित कर दीजिए 2-4 दिनों के लिए। इनका होना तो बहुत जरूरी है ना, इनके बिना मीटिंग का होना तो कोई मतलब ही नहीं है। आप तो क्या मोटा मोटा क्या सिग्नल दे रहे हैं? इंडिया का बिखराव शुरू हो गया है। देखिए, जब तक इन 28 राजनीतिक दलों में इस तरह की स्पष्टता नहीं होगी, अगर देखिए पैतरेबाजी होगी, दांव पेच होगा, जिसे हम पोस्चरिंग कहते हैं, तो वो सिर्फ धूल हाथ लगेगी, कोई कामयाबी हाथ नहीं लगेगी। ये सबको पता है कि देश में किस राजनीतिक दल की किस क्षेत्र में कितनी राजनीतिक हैसियत है। बंगाल में है कि वहाँ कांग्रेस का जो है अस्तित्व बहुत कमजोर है, लेकिन अगर हमारा ये तमाम राजनीतिक दलों, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, कि हमारे बाप दादा ने घी खाया था, हमारी हथेली सूंघ लो, तो इससे काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, जो कांग्रेस की एक समस्या है अघोषित रूप से, कि कांग्रेस को लेकर के जो 28 पार्टियां वो मई 2024 तक कांग्रेस के साथ रहेंगी या गठबंधन में रहेंगी, इसको लेकर के बड़ा उनको लेके उन्हें एक तरीके का संदेह है और संशय है, और उनको पूरी तरीके से वो आश्वस्त नहीं है। तो जब तक राजनीतिक दल इकट्ठे नहीं होंगे, देखिए 77 में जेल में थे, राजनीतिक दल नहीं था, सिंबल नहीं था, उसकी लोकदल के ऊपर चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तो एक आत्मविश्वास होना चाहिए और नेक नियति, उसका अभाव है। देखिए, जो तमाम आप प्रश्न उठा रहे हैं, ये प्रश्न जो है इनका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो ईमानदारी की बात होती है तो मन में होता है। मैं सिर्फ 3 राज्यों के चुनाव की बात बार बार कही जा रही है, तो मैं बता रहा हूँ 3 राज्यों में चुनाव में कांग्रेस को, मतलब लोकसभा के चुनाव के हिसाब से बहुत बड़ी कोई उसकी भूमिका लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन ये संवाद नहीं हो रहा है। संवाद ये हो रहा है कि कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस मान लीजिए समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस बना के लड़ती मध्य प्रदेश में, तो उसका 1% आधा % वोट बढ़ जाता, लेकिन परिणाम तो यही होता। देखिए, बात तो जो बसपा है, बसपा तो इनके साथ में नहीं आ रही है, और बसपा की वजह से जो है छत्तीसगढ़ में भी नुकसान हुआ है, मध्य प्रदेश में भी नुकसान हुआ है, और भी छोटे, लेकिन ये छोटे मोटे दलों को 10-10 सीट दे देने से मुझे लगता है कोई फायदा नहीं होता। ये गठबंधन पहले से ही दूसरी चुनौतियों से जूझ रहा है। जैसे गठबंधन के सहयोगी कई राज्यों में एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं। केरल और पश्चिम बंगाल इसका बढ़िया उदाहरण है। खुद शरद पवार ने बेंगलुरु की बैठक से पहले इसे स्वीकार भी किया था। पवार ने तब कहा था कि गठबंधन में कई दिक्कतें आने वाली हैं जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल और कांग्रेस मुख्य विरोधी पार्टियां हैं। इसी तरह केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस विरोधी हैं या विरोधी गठबंधनों के मुखिया हैं। अगर इन मुद्दों को नहीं सुलझाया गया तो हमें चुनाव के बाद गठबंधन पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। 3 दिसंबर के रोज 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आए थे। उसी दिन सतारा में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मीडिया से कहा था कि इन नतीजों का गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा नहीं। हालांकि पवार ने यह भी कहा कि उन्होंने इन राज्यों में ज़मीनी हकीकत का पता वो जानते नहीं, क्योंकि वो वहाँ गए नहीं। वो अपनी राय मीटिंग में बताएंगे, वही मीटिंग जो अब हो नहीं रही है। जब ये मीटिंग होगी तो हम फिर हाजिर होंगे और बताएंगे कि विपक्षी एकता के नाम पर आए दल कितने साथ खड़े हैं। आज का दी ललन टॉप शो यहीं पर ख़त्म होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।